नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनुकूल पर। और आज करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पार्ट 1 पहले आ चुका है। अगर अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर पहले आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। हाँ, मौलिक अधिकार नंबर 4। इससे पहले हम 3 अधिकारों के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये नंबर 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। पहले करते हैं बात अनुच्छेद 25 की। अंत्यकरण की स्वतंत्रता। अंत्यकरण की स्वतंत्रता इसमें यह है कि भारत में आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। भारतीय सरकार आपको किसी प्रकार रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 26 व 27। अनुच्छेद 26 व 27 धार्मिक संस्थाओं, नियमों व प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 वर्ग में कि जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनके नियम है कि उनमें प्रवेश करने नियम क्या है, वहां रहने नियम क्या है। उन सभी नियमों की आजादी मिली हुई है उन संस्थाओं को। प्रत्येक संस्था अपने इच्छा अनुसार नियमों का निर्माण कर सकती है और अपने इच्छा अनुसार नियमों में बदलाव भी कर सकती है। इसके अलावा वे संस्थाएं अपने धर्म प्रचार के लिए जागरण या अन्य भी प्रकार गतिविधि कर सकती है, उत्सव का आयोजन कर सकती है, और वहां पर जितनी भी जो धन राशि आएगी या सहायता आएगी वो आयकर से क्या छूट मिलेगी। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक। इसके अलावा क्या है कि कोई प्रकार स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी स्कूलों में, कॉलेजों में आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर सकते। वहां पर आपको धार्मिक रूप से बच्चों पर आप दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में बच्चे धार्मिक रूप से क्या होते हैं, आजाद होते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म पालन कर सकते हैं। हाँ, अधिकार नंबर 5 है। अधिकार नंबर 5 है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 29 और 30। अनुच्छेद 29 व 30। पहले करते हैं बात अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 की अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा। इसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक मतलब भारतीय संविधान में हिंदू धर्म को छोड़कर सिख है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, सभी को अल्पसंख्यक माना गया है। और उन अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान में उनको अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपने धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनको विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह अधिकार 29 में बोला गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक। देखिए अनुच्छेद 30 में बोली गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना। यह अनुच्छेद 30 बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वह चाहे तो अपने अल्पसंख्यक वालों की ओर से अपनी अलग से शिक्षण संस्थाएं मतलब स्कूल है, कॉलेज, उनकी स्थापना
कर सकते हैं, जहां पर वह अपने धर्म की शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। इसके तहत वो अपने धर्म की कार्य के लिए वो कार्य कर सकते हैं। अधिकार नंबर 6 और लास्ट अधिकार करने बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को कई भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर कैदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना। कैदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना, जहां पर न्यायालय फैसला करेगी कि वो बंदी अपराधी है या नहीं है। बिना न्यायालय के फैसले के उस व्यक्ति को अपराधी या दोषी घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक कैदी को अधिकार है कि वह अपने दोष सिद्धि को मान लो निर्दोष है उस साबित करने की कोशिश कर सकता है। नंबर 2 परमादेश। परमादेश कि अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा है, कर्तव्य निर्वहन न करने पर, कर्तव्य निर्वहन न करने पर अधिकारी को आदेश, न करने पर अधिकारी को आदेश कि न्यायालय के पास अधिकार है कि अगर कोई अधिकारी है वह अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा, तो नाम क्या है? परमा आदेश, अर्थात सबसे बड़ा आदेश कि अगर कोई अधिकारी है या अफसर है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो न्यायालय उस अधिकारी को या अफसर को परमादेश अर्थात ऑर्डर जारी कर सकती है कि वह अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहा, और अगर काम नहीं करे तो उसको वो कुछ समय के लिए हटा भी सकती है। नंबर 3 है प्रतिषेध। प्रतिषेध निचली अदालतों को हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, कि उक्त मामला उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्षेत्र में नहीं है, इसलिए कार्यवाही ना करें। कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने से निचली कोर्टों को आदेश देगी कि उनके पास जो मामला है, अगर वो मामला उन कोर्टों के अधिकारों में नहीं है या उनके अधिकारों से बाहर है, तो वह उन कोर्टों को ऑर्डर दे सकती है कि वे मामले उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है, अर्थात वो मामलों में जांच ना करे और मामलों को आगे भेज दें। फटाफट से आप नोट कर लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 3 हो चुकी है। नंबर 4 करते हैं बात उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट से मांग सकती है। यहां में आप बता दूं, ऐसा नहीं है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने निचले बनाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने से निचली अदालतों से मामले या मुकदमे
अपने पास मंगवा सकती है। कि कोर्ट को लगे कि उक्त मामला है वो निचली कोर्ट पर नहीं हो रहा अथवा उनसे वो सुनवाई पूरी नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो अपने से निचली कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि वो मामला है वह उच्च कोर्ट में उनके पास वो भेज दे ताकि उनको फैसला किया जा सके। नंबर 5 करते हैं बात अधिकार प्रचार। अधिकार प्रचार कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की है वो किसी भी अधिकारी से पूछ सकती है नहीं, ये होगा कि गैर व्यक्ति अगर अधिकारी के रूप में कार्य करे, गैर सरकारी व्यक्ति ना अधिकारी के रूप में कार्य करे तो उनसे पूछ सकती है कि उनके द्वारा यह कार्य किस अधिकार के तहत किया गया है, किस अधिकार के तहत किया गया है, यह पूछ सकती है उसने कार्य किस अधिकार के तहत किया है। कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वह ऐसे किसी व्यक्ति से जो उस पद पर नहीं है अथवा वह सरकारी जॉब के लिए नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति अपने से उच्च पद पर बिना किसी आदेश के बैठ के कार्य करता है कि वह उस पर है ही नहीं अथवा उस पर क्या है धक्के से काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है उसने कार्य किस अधिकार में किया है, उसे किसने अधिकार दिया था कि वह उस पर कार्य करे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है वो पूछ सकती है उसने कार्य किस अधिकार के किए हैं। इस तरह हमारे आज अधिकार 6 पूरे हो चुके हैं, परंतु कुछ गलत बोल रहे हैं कि अधिकार से कितनी है 7 है, तो 7वां अधिकार कौन सा है उसके बारे में करते हैं बात। अभी अधिकार का 7वां संपत्ति का अधिकार। कौन था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये था अधिकार नंबर 7, परंतु वर्तमान में अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इस अधिकार की समाप्ति कर दी गई। इस अधिकार की समाप्ति कर दी गई। इसलिए वर्तमान में 7वां अधिकार नहीं है। अब कितने अधिकार है वर्तमान में? कितने? 6 ही मौलिक अधिकार है। कितने हैं? आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार वर्तमान कितने हैं, तो 6 हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे, तो 7 थे। अब कितने? 6 हैं। हाँ, अब करते हैं मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन, इसे मूल्यांकन बोल सकते हैं, आलोचना बोल सकते हैं। मूल्यांकन या आलोचना करते हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अधिकारों पर प्रतिबंध कि एक और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया, परंतु साथ साथ क्या है उन अधिकारों को छीन भी लिया गया है, अर्थात एक हाथ से लिया और एक हाथ से वापस ले भी लिया, क्योंकि कई कंडीशंस में क्या है अधिकारों की समाप्ति भी कर दी जाती है। इसलिए क्या है मौलिक अधिकार क्या है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। नंबर 2, आपातकाल में स्थगित करना। भारतीय संविधान बोला गया है कि अगर आपातकाल में युद्ध होना या ऐसी कोई भयानक बीमारी का फैलना, तो उस समय भारतीय नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकार छीन ली जाएगी। परंतु वो यहाँ बात करूं मैं, आपके जीवन जीने का अधिकार है वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो भारत क्या है जब कोई लगता है आपातकाल, उस समय क्या है सभी प्रकार अधिकार है वो अपने आप क्या होते हैं रद्द हो जाते हैं।
नंबर 3, व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर, व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर अंकुश नहीं, पर अंकुश नहीं। आप जानते हैं व्यवस्थापिका मतलब संसद प्लस राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है, उसको बदलाव किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह से व्यवस्थापिका पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है कि वह किसी अधिकार में संशोधन ना करे। सरकार चाहे और संसद चाहे तो राष्ट्र से मिलकर किसी भी अधिकार के अंदर संशोधन या बदलाव कर सकती है। अर्थात यहाँ में बोला गया है कि व्यवस्थापिका की व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश है वो संविधान द्वारा नहीं लगाया गया है। हम बात करते हैं नंबर 4 की। अनुसूचित जाति जनजाति वे अल्पसंख्यक संरक्षण राजनीतिक लाभ हेतु, राजनीतिक लाभ हेतु जो संविधान में जो SC ST और अल्पसंख्यक विशेष को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं वो वास्तव में लगते हैं सिर्फ राजनेता द्वारा या पार्टियों द्वारा अपने वोट के लिए या अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए प्रदान किए गए हैं। असल में क्या आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तबके हैं या वर्ग हैं जो आदमी क्या हैं बहुत ही गरीब हैं और जो आरक्षण लाभ मिल रहा है वो सिर्फ जाति विशेष को अथवा ऐसे परिवार को मिल रहा है जिनके अंदर पहले से लोग जॉब में लगे हुए हैं। अभी भी क्या है जो लोग वास्तव में SC ST में जो पिछड़े हुए हैं उनको आज भी क्या है लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसा लगता है क्या है सिर्फ क्या है पॉलिटिकल जो एडवांटेज है उनको बढ़ावा देने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नंबर 5, शोषण बेरोजगारी वे गरीबी पर व्यवहारिक रोग नहीं, व्यवहारिक रोग नहीं। आज हम देखते हैं अधिकारों मिले हुए कुछ साल हो गए पर आज हम देखें कि मौलिक अधिकारों पर आज भी गरीबी शोषण और बेरोजगारी नहीं मिट पाई है। इतने सालों के बाद भी आज हमें लगभग 70 ईयर हो चुके हैं भारत के संविधान लागू हुए को, और आज देखते हैं समस्याएं वैसी वैसी बनी हुई है कि भारत में आज भी क्या गरीबी है शोषण और बेरोजगारी आज भी बहुत ही चरम सीमा पर है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, न्याय प्रक्रिया लंबी जटिल है, लंबी व जटिल है कि मौलिक अधिकारों को प्रदान करने वाली सुरक्षा के लिए न्याय व्यवस्था बनाई गई, परंतु न्यायपालिका में आज व्यवस्था क्या लंबी जटिल और महंगी है। क्योंकि न्याय द्वारा या न्यायालय द्वारा अगर हम अधिकारों की बात कर रक्षा करते हैं तो वहां पर अपील करने में फैसला आने में या वहां पर कार्य होने में क्या है बहुत टाइम लगता है। उतना क्या है उतने टाइम में अधिकारों को जो मांग कर रहा था उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परंतु न्यायालय में उस फैसले आने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए क्या है न्यायालय में क्या लंबी और जटिल हो चुकी है। तो ये थे मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। करते स्टार्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। करते हैं बात नीति निर्देशक तत्व। संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते कौन थे? भारत के पहले क्या थे राष्ट्रपति। भारत के पहले क्या थे राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था ये इन तत्वों की व्यवस्था आगामी सरकारों के कार्यक्रमों या कानून निर्माण के लिए एक प्रकार से रास्ता दिखाने वाला मार्ग है। किन प्रयोग से क्या है आने वाली जो सरकारें हैं वो अपना रास्ता देख सकती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है।
और सेकंड बात आती है तत्वों की व्यवस्था कहां से ली है? कंट्री आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इन तत्वों की व्यवस्था को लिया गया है और 36 इकानवे की इनकी व्यवस्था की गई है। देखिए अब आप बताओ मैं कि इन तत्वों पर कानून बनाने के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, इन पर कोई प्रकार का वाद विवाद नहीं हो सकता। ठीक है, तो बढ़ते आगे इन तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। तो अब करते हैं बात इन तत्वों के बारे कि इन तत्वों में क्या दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है, करते हैं बात। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंध तत्व, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। देखिए असल में कोई कानून नहीं है, सरकार को मार्ग दिखाने के लिए इनको कानून रूप दिया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें उन्हीं बातों पर हम बात करेंगे जो बातें या चर्चाएं हमें बतानी है। पहला क्या है, इसमें बोला गया है किसी भी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर अधिकार मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है, सभी को रोजगार का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है, महिला पुरुष को एक कार्य के लिए एक वेतन मिलेगा, प्रसूति महिलाओं को कार्य से अवकाश मिलेगा परंतु उस कार्य से वेतन मिलेगा। इसके अलावा सभी को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मतलब जितना आप हो सके आर्थिक सुरक्षा संबंधी जितनी बातें आप लिख सकते। इसके अलावा बोला गया है कि सरकारी जो दफ्तर है या कोई संगठन है, ऑफिस वगैरह है, इनको आप किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको सरकारी संपत्ति का नुकसान माना जाएगा, इसके लिए आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये बातें बोली गई है आर्थिक सुरक्षा के अंदर कि इनके अंदर क्या क्या तत्वों के अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है। नंबर 2 है सामाजिक सुरक्षा संबंध तत्व, सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व। देखो नाम नंबर है समाज की रक्षा। इसमें क्या है, सभी को समाज में एक समान स्थान मिलेगा, महिला पुरुष भेदभाव नहीं होगा और जो अल्पसंख्यक जनजातियां हैं उनको विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और समाज में महिलाओं को और लड़कियों को समाज में कहीं भी घूमने फिरने क्या है आजाद है, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस या अन्य व्यवस्था की जाएगी। इस वजह से इसमें समाज की सुरक्षा के लिए इसमें क्या हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को क्या है सिक्योरिटी मिले, ऐसी बातें हैं और समाज सुरक्षा संबंधों में बात बोली गई। इसमें हम समाज की रक्षा संबंधी बातें कह सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है पंचायत राज स्मारक वे न्याय संबंधी तत्व, न्याय संबंधी तत्व। इसमें यह बोला गया है कि इस भारतीय संविधान में तत्वों में बोला गया है कि पंचायत को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाएंगे, पंचायत अपने स्तर पर कोई फैसला कर सकती है। इसमें भारत स्मारक है, स्मारक होता है प्राचीन महल है, किले हैं, बावड़ियां हैं, उनकी रक्षा के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा न्याय की न्यायपालिका है और किसी भी तरह से जो कार्यपालिका है व्यवस्था उनके अधीन कार्य नहीं करेगी, तथा न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकती है। यह बात बोली गई है तत्वों में। नंबर 3 पॉइंट पंचायत स्मारक और न्याय संबंधित तत्वों में ये बात बोली गई है कि न्यायपालिका क्या है स्वतंत्र रहेगी। नंबर 4 है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंध, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी तत्व। इसमें बोला गया है कि विश्व का नाम ध्यान रहा है कि विश्व के अंदर कोई भी दो देशों में अगर झगड़ा हो जाए या कोई वाद हो जाए तो उनमें क्या है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के अन्य देशों द्वारा प्रयास किया जाएगा कि ताकि उनके झगड़े क्या निपट सके। इसके अलावा कि आतंकवाद, नकली नोट या ऐसे अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे विश्व के देशों द्वारा एक संयुक्त बैठक की जाएगी, बैठक हो सकती है और उसमें ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका इनको रोका जा सके। इसके लिए भारत का संविधान है कहता है इन संबंधी कानून है वो आगामी समय बन सकते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर शांति और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रयास भी किए जाएंगे। ये बात तत्वों के अंदर बात ही बोली गई है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए।
अब करते हैं बात इन तत्वों का महत्व क्या है। तो पॉइंट अपनी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नंबर 1 है शासन के लिए आचार संहिता, अर्थात सरकार किसी पार्टी की आए उसके लिए देखो आचार यहां पर बोला गया है कानून को, संहिता बोलते हैं ग्रंथ को। तो उसमें क्या है, सरकार के लिए क्या है, एक प्रकार से कानून ग्रंथ है, अर्थात कानून बनाने के सरकार को कहीं भी भटकने की या घूमने लुटनी है, वो यहां से किसी बिंदु को उठाकर उस पर कानून निर्माण कर सकती है। नंबर 2 लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। इसके अलावा इन तत्वों में जो कल्पना की गई है वो एक प्रकार से भारत को लोक कल्याण का राज्य बनाने के लिए की गई है। इसमें जो बातें बोली गई है उन बातों को अपनाकर भारत आने वाले समय क्या है, अभी भी वही भारत कि भारत लोक कल्याण का राज्य बन सकता है। इससे क्या होगा, इसमें जनता की सिर्फ कल्याण की बातें की जाएगी। ऐसे राज्य देश को लोक कल्याण का राज्य या देश कहा जाता है जिसमें क्या हो, जनता की भलाई की बातें की जाती हो। नंबर 3 शासन का मूल्यांकन। इसके अलावा जो भी आपकी सरकार, अगर वह सरकार इन तत्वों के आधार पर कार्य करती है तो एक प्रकार से क्या है, उन तत्वों के आधार पर उनका क्या है मूल्यांकन हो सकता है कि वह सरकार किस प्रकार से अपना कार्य कर रही थी। जो उनका मूल्यांकन जो है वो जनता कर सकती है कि सरकार ने इन तत्वों के अंदर से कितने कानून पर बातें थी, उनको क्या है कानून बनाए, या कितने बिंदु पर सरकार ने प्रयास किए कानून का निर्माण करने के लिए। तो यही बात क्या है, शासन का मूल्यांकन करने के लिए इन तत्वों की व्यवस्था की गई है। नंबर 4 संविधान का क्रियान्वयन। इसका मतलब क्या है, संविधान को पूरे तरीके से भारत में लागू करने के लिए, अर्थात संविधान की एक एक बात को समाज में देश में करने के लागू, इस बातों को अगर बताएंगे तो क्या होगा, भारत में संविधान का पूरे तरीके से क्या होगा क्रियान्वयन हो सकता है। तो इन तत्वों पर सरकार गौर करे तो क्या होगा, संविधान का एक प्रकार से क्या है क्रियान्वयन हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आज का इन तत्वों के महत्व में आज का लास्ट पॉइंट है ये सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। इन तत्वों के आधार पर सरकार बने कानून तो क्या होगा, एक प्रकार से समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है परिवर्तन लाने में सहायक है। क्योंकि मतलब क्या है, समाज में भेदभाव मिटाने के लिए, स्त्री पुरुष भेदभाव मिटाने के लिए, बराबर लाने के लिए, इसके अलावा गरीब अमीर का भेदभाव कम करने के लिए, सभी को रोजगार देने के लिए ये तत्व कार्य करते हैं। तो इस बार क्या है, इन तत्वों का 5 महत्व आप नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए।